नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा की चारों सोसाइटियों में जिन निवेशकों का निवेश मैच्योर्ड होने के बाद में भुगतान नहीं हो पा रहा था या फिर सहारा ने अपने शाखाओं से, अपने कार्यालयों से भुगतान बंद कर दिया था, तो ऐसी दशा में पूरे हिंदुस्तान भर से निवेशकों के भुगतान को लेकर उस बुलंद आवाज को सुनकर सहकारिता मंत्रालय ने पहल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहारा सेबी के रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए की राशि को निकालकर सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करते हुए भुगतान देने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मात्र 45 दिनों के अंदर सहारा के उन चारों सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट तरीके से नहीं कहा था कि सहारा की उन चारों सोसाइटियों के निवेशकों को मय ब्याज भुगतान दिया जाएगा या फिर मात्र मूलधन ही भुगतान दिया जाएगा, और उस मूलधन में भी आंशिक रूप से कितना भुगतान दिया जाएगा, ये आज दिन तक सहकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर नोटिफिकेशन के जरिए ना किसी देश के अखबारों में प्रकाशित किया और ना ही देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात का जिक्र किया। दोस्तों, जैसे जैसे प्रक्रिया शुरू हुई और निवेशकों ने इस सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करना शुरू किया और उस लॉगिन करने के उपरांत 45 दिनों का इंतजार करने के बाद जब भुगतान नहीं मिलने लगा, या फिर यूं कहा जाए कि चंद प्रतिशत लोगों को ही भुगतान मिलने लगा, तो एक बार निवेशकों के मन में फिर से ये आकांक्षा गहराने लगी कि क्या पता भुगतान पोर्टल से होगा या नहीं होगा। कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब दोबारा रिफंड पोर्टल पर या फिर अपने सेल फोनों के जरिए जब सीआरसीएस द्वारा मैसेज के जरिए उनको डिफिशियंसी का मैसेज दिया गया, तब लोग एक बार फिर परेशान हो उठे कि ये डिफिशियंसी नाम की चीज क्या है। हालांकि इससे पहले निवेशकर्ताओं ने डिफिशियंसी नाम का चीज नहीं देखा था, नहीं सुना था, और ऐसा इसलिए कि इससे पहले वर्षों वर्षों तक सहारा अपने कार्यालय से भुगतान कर रहा था। लेकिन सहारा की नाकामी को देखते हुए केंद्र सरकार ने और हिंदुस्तान के निवेशकों की बुलंद आवाज को, या फिर हिंदुस्तान भर के संगठनों ने जो आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाई, उस आवाज को सुनते हुए ये सहारा रिफंड पोर्टल माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। अब जब डिफिशियंसी का खेल समझिए कि एक तरफ सहारा खड़ा है और दूसरी तरफ सीआरसीएस, जो कि इन चारों सोसाइटियों का नियामक है। अब इस बात को समझिए दोस्तों कि सहारा समूह बड़ा है या फिर सीआरसीएस नियामक, जो इन चारों सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन करते हुए इनको जमाधन लेने का और बिजनेस करने का जो आदेश ये देता है, परमिशन ये देता है, लेकिन जब डिफिशियंसी जमाकर्ताओं को दी जा रही है
तो इसमें जिम्मेदार कौन है? आप इस बात को सोचिए कि जो सीआरसीएस इन सोसाइटियों का नियामक है, जो कहीं ना कहीं इनको रेगुलेट करता है, एक रेगुलेटर है, एक वैधानिक संस्था है हिंदुस्तान सरकार की, भारत सरकार की, जो कि इन सोसाइटियों को रेगुलेट करता है, समय समय पर इनकी ऑडिट भी करता है और इनके ऊपर पूर्ण रूप से निगरानी भी रखता है। अब आप जरा सोचिए कि सहारा समूह बड़ा है या फिर सीआरसीएस नियामक, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि जैसी डिफिशियंसी लोगों से आवेदन लिए गए भुगतान के लिए और 45 दिन में भुगतान देने का वादा सीआरसीएस के हेड यानी सहकारिता मंत्रालय के मंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने 45 दिन में सहारा की चारों सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान देने का वादा किया था, लेकिन भुगतान के बदले अगर उन निवेशकर्ताओं को दिया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफिशियंसी। अब सवाल ये उठता है कि सहारा समूह बड़ा है या फिर नियामक सीआरसीएस? अगर नियामक सीआरसीएस बड़ा है तो क्यों नहीं सहारा समूह पर दबाव डालता और उस डिफिशियंसियों को जो जमाकर्ताओं को परोसी जा रही है, जो जमाकर्ताओं को दी जा रही है, उन डिफिशियंसियों का जवाब वो सहारा समूह से तलब करता है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सहारा की चारों सोसाइटियों के निवेशकर्ता कतारबद्ध तरीके से पोर्टल पर भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको आज भी जिस गति से भुगतान मिलना चाहिए था उस गति से भुगतान नहीं मिल रहा। हालांकि मैं अपनी वाणी से ये नहीं कहना चाहूंगा कि भुगतान नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भुगतान मिल रहा है, लेकिन जिस गति से भुगतान मिलना चाहिए। आज भारत सरकार के पास डिजिटल युग में ऑनलाइन भुगतान करने के दौरान अगर एक क्लिक में लाखों करोड़ों किसानों के पास उनकी निधि के तहत अगर उनका पैसा ट्रांसफर हो सकता है, तो फिर सहारा के निवेशकों का, जिन्होंने सरकारी दस्तावेजों के जरिए यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन किया है, आवेदन किया है, तो फिर उनको भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा? इस बात को समझिए कि डिफिशियंसी को दूर करने का काम जिस सोसाइटियों का है, जिस सहारा समूह का है, उनसे जवाब तलब ना करते हुए ये नियामक सीआरसीएस उन निवेशकर्ताओं से जवाब तलब कर रहा है कि आप कमियां दूर कीजिए और उसके बाद में रिसबमिशन करिए, तब कहीं जाकर आपको भुगतान मिल पाएगा। आज भी जिन लोगों ने डिफिशियंसियों को दूर करते हुए सहारा रिफंड पोर्टल पर 2 बार और 3 बार रिसबमिशन कर दिया है, आज भी उनके वो अकाउंट यानी उनके वो दावे अंडर प्रोसेस ही दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए आखिरकार सहारा और सहकारिता मंत्रालय के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, पिछले दौर को याद कीजिए जब सहारा श्री इस दुनिया में थे और वो समय समय पर चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए
और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए निवेशकों से संवाद स्थापित करते हुए ये कहते दिख रहे थे कि आपको एक एक दिन के विलंब का ब्याज सहारा समूह देगा। और आज की परिस्थिति को देखिए कि सहारा रिफंड पोर्टल, जो कि सहारा समूह की नाकामी को दर्शा रहा है, और ऐसा इसलिए कि अगर सहारा समूह अपनी शाखाओं से, अपने कार्यालयों से अगर भुगतान करता, जो कि वो पूर्ववत करता आया है, तो डिफिशियंसी नाम की ये चिड़िया कभी भी उड़ सकती थी। यानी डिफिशियंसी नाम की कोई चीज नहीं रह जाती थी और निवेशकर्ताओं को समय के उपरांत भुगतान आसानी से मिल सकता था। लेकिन अब इसमें यह समझिए कि लाभ किसका है। हानि चारों तरफ से निवेशकर्ताओं की ही है। अगर सहारा समूह अपने कार्यालयों से भुगतान करता तो उसको मय ब्याज भुगतान देना होता। आज सहारा रिफंड पोर्टल जो सीआरसीएस लाया है, ये निवेशकर्ताओं के मय ब्याज भुगतान में एक तरह से बहुत बड़ा अवरोधक बन चुका है। दोस्तों, सहारा का निवेश और उससे 2 गुना या 3 गुना लोगों का ब्याज बन चुका है। लेकिन ब्याज की गणना आज सहारा रिफंड पोर्टल पर नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ा यही सहारा की नाकामी को चरितार्थ करता है, क्योंकि आज सहारा रिफंड पोर्टल से मात्र और मात्र मूलधन दिया जा रहा है। और ऐसी दशा में सहारा भी यही चाह रही है कि सहारा रिफंड पोर्टल से ही भुगतान हो, जिससे उसको आज दिन, हो सकता है आने वाले कल पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर जो लोग पहुंचे हैं अपनी पीड़ा को लेकर, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला देगा निवेशकर्ताओं के हित में, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो मौजूदा परिस्थिति है, उस मौजूदा समय में सहारा को ब्याज नहीं देना पड़ रहा। दोस्तों, ब्याज के साथ बहुत बड़ी राशि जो कि सहारा की चारों सोसाइटियों में एक ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में परिवर्तित की गई थी, जो कहीं ना कहीं उन निवेशकर्ताओं का मूलधन है जिसे ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में दर्शाया गया। लेकिन आज सीआरसीएस जो नियामक उन ज्वाइनिंग पॉइंट की बात तक नहीं कर रहा है, और सहारा जो कि स्वयं नहीं चाह रही है कि ज्वाइनिंग पॉइंट का भी भुगतान हो। अगर उनकी मंशा निवेशकर्ताओं के हित और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझने की होती, तो कम से कम सीआरसीएस से ये जरूर कहती कि जो ज्वाइनिंग पॉइंट हमारी तरफ से दिया गया है उन निवेशकर्ताओं को, वो भी कहीं ना कहीं मूलधन ही है, और जो आप आंशिक भुगतान अपनी कार्यप्रणाली के अनुरूप कर रहे हैं, उसके साथ में उस ज्वाइनिंग पॉइंट को भी जोड़ा जाए। लेकिन सहारा कतई नहीं चाहेगी और नहीं चाह रही है कि उस ज्वाइनिंग पॉइंट को मूलधन के रूप में जोड़ा जाए। इसी के क्रम में अगर देखा जाए तो एमआईएस का भुगतान, जो वृद्धजन, जो सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए प्रति माह ब्याज आहरण लेते थे, आज उनकी भी बात कोई नहीं कर रहा है। इसी के क्रम में अगर डेथ मैच्योरिटी, जो निवेशकर्तागण आज इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके हैं, आज उनके उत्तराधिकारी को उनकी जमा रकम नहीं मिल पा रही है। और इन सब पर बात करने के लिए ना तो सहारा समूह आगे आ रहा है और ना ही
सीआरसीएस के कोई अधिकारी और इसी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कमेटी गठित की गई है वो भी इन सब बातों को लेकर कोई अपना विचार या फिर कोई अपनी योजना बताने में विफल साबित हो रही है। दोस्तों, आखिरकार इन सारी विपदा का जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं समझदार हैं और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि आखिरकार इस डिफिशियंसी का समय पर भुगतान नहीं हो पाने का, सहारा की अन्य जो योजनाएं इन चारों सोसाइटियों में नहीं आ रही हैं, उन योजनाओं के भुगतान नहीं होने का दोषी आखिर है तो है कौन? और इसी के साथ अगर डिफिशियंसी को हटाने का जिम्मेदारी क्या निवेशकर्ताओं की है या फिर उन सहारा समूह के उच्च अधिकारियों की है जो आज भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए जय सहारा, जियो सहारा, जुग जुग जियो सहारा का नारा लगा रहे हैं। हम भी काफी खुश हैं कि सहारा जिए, सहारा जुग जुग जिए, लेकिन उस निवेशकर्ताओं का क्या जिन्होंने अपने निवेश के बलबूते पर आज सहारा की इतनी बड़ी ऊंची इमारतें खड़ी करवाई, आज सहारा का इतना बड़ा नाम करवाया, आज सहारा का सब कुछ करवाया था, तो आज इन निवेशकर्ताओं को इस राह पर उनकी अंगुली छोड़कर भटका देना या फिर छोड़ देना, क्या यह न्यायोचित है? मैं समझता हूं कि आप स्वयं इस पर फैसला कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।